हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी उम्मे अरबाब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जोसेफ कॉनरेड के एक नोवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस को डिस्कस करूंगी। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देख लेते हैं जोसेफ कॉनरेड के इंट्रोडक्शन के बारे में। जोसेफ कॉनरेड वाज बर्न ऑन 3 दिसंबर 1857। जोसेफ कॉनरेड जो कि एक इंग्लिश नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे एंड ही इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश नॉवलिस्ट। अपने राइटिंग करियर को स्टार्ट करने से पहले ही वर्कड ऑन द सी। इन्होंने समुंदर पर काम किया, राइजिंग फ्रॉम अप्रेंटिस टू कैप्टन, और वहाँ पे कैप्टनशिप का ओहदा भी संभाले रखा। ही माइंड हिज मैरीटाइम एक्सपीरियंसेस फॉर यूज़ इन हिज फिक्शन। इन्होंने अपने समुद्री एक्सपीरियंस को फिक्शन में यूज़ किया। और आज जो नोवेला मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो भी कॉनरेड के अपने समुद्री सफ़र के तजर्बात पर मबनी है। कॉनरेड के नावल बहुत ज़्यादा मकबूल हुए और बहुत सारी फिल्म्स की प्रोडक्शन में इनको यूज़ किया गया। ही डाइड इन 3 अगस्त 1924। अब इस नावल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। दिस नावल वाज ओरिजिनली पब्लिश इन अप्रैल 1899, जिसके ऑथर जोसेफ कॉनरेड हैं। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। जॉनरा में ये नावल और फिक्शन है। इसका टाइम 1876 टू 1892 रखा गया। इसकी प्लेस डिफरेंट लोकेशंस हैं, लाइक नोवेला ओपन्स इन थेम्स रिवर। इवेंट्स टेक प्लेस इन ब्रसल्स एट द कंपनी ऑफिसेज इन द कॉन्गो देना बेल्जियन। इसके थीम्स अब देख लेते हैं। कॉलोनियलिज्म इज़ द मेन थीम ऑफ दिस नोवेला। रेसिज्म मीन्स रंग की बेस पे या रंग की बुनियाद पर जो फ़र्क रवा रखा गया उसे रेसिज्म कहते हैं। ब्लैक और वाइट पीपल के दरमियान में जो फ़र्क रखा गया उसे रेसिज्म कहा जाता है। एंड द डार्कनेस ऑफ ह्यूमन सोल की डार्कनेस को इस नोवेला में दिखाया गया है। द हाइपोक्रेसी ऑफ इम्पीरियलिज्म, द हॉलोनेस ऑफ सिविलाइजेशन कंट्रीज़ की हॉलोनेस, उनके खोखलेपन को दिखाया गया है। द लेक ऑफ ट्रूथ, वर्क रेसिज्म। स्ट्रक्चर ऑफ द नॉवल देखते हैं। अ सीरीज ऑफ स्टोरीज नरेटेड बाय मार्लो, एन ऑब्जर्वर नरेटर ऑन बोर्ड, कंटिन्यूस शिफ्ट्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स, फिजिकल रियलिज्म एंड सस्पेंस। ये नावल दर हकीकत मुसन्निफ़ के दरियाई कॉन्गो और अफ्रीकी मुल्क कॉन्गो के सफ़र और मुशाहिदात पर मुश्तमिल है। 1890 में कॉनरेड बजाते खुद जहाज़ के कप्तान के तौर पर दरियाई कॉन्गो का उन्होंने सफ़र किया और हार्ट ऑफ डार्कनेस हकीकतन एक खुद नोश सवाने उम्री है। लेकिन इस नावल में कॉनरेड बजाते खुद वाक़यात नहीं बताता, बल्कि वो मार्लो के नामी एक फ़र्ज़ी किरदार के ज़रिए अपनी ज़िंदगी और अफ्रीका के सफ़र के नाकाबिले फरामोश और दिल खराश वाक़यात को बयान करता है। कॉनरेड ने अपने सफ़र के दौरान लिखी गई डायरी के हकीकी और मुफस्सिल वाक़यात को इस नावल में इस्तेमाल किया है। ये नावल कॉनरेड के ज़ाती मुशाहिदात पर मुश्तमिल है और वो गोरों की मक्कारी, अय्यारी, बेमकसदियत, नाइंसाफ़ी, जुल्म हिबत और हवस का चश्मदीद गवाह है। माइनर कैरेक्टर्स आल्सो टेल देयर ओन स्टोरीज एंड व्यूज़ अबाउट कर्स। ये नावल प्लॉट बेस्ड नहीं बल्कि कैरेक्टर बेस्ड कहानी है, जिसमें माइनर कैरेक्टर्स स्टोरीज और कर्स के बारे में बताएंगे। टाइटल ऑफ द नावल हम देख लेते हैं। अब जो नॉवलिस्ट और राइटर्स होते हैं वो अपने टाइटल्स का नेम रखते हुए इतना ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं जितना कि कोई पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम रखते हुए कॉन्शियस होते हैं। तो इस नोवेला का नाम भी, जो टाइटल रखा गया वो भी कॉन्शियस होके रखा गया है, एवं नहीं रखा गया। लाइक जोसेफ कॉनरेड रीड नोवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस हैज़ डबल मीनिंग इन इट्स टाइटल। इसके डबल मीनिंग है। फर्स्ट मीनिंग इज़ वाइट मैन कहते हैं यूरोसेंट्रिसिज्म। यूरोसेंट्रिसिज्म मीन यूरोप इज़ सुपीरियर, अदर कंट्रीज, अदर पीपल्स आर इन्फीरियर। यूरोपियन अब कौन है? यूरोप जो है वो वाइट पीपल हैं और जो ये कहते हैं अफ्रीका ब्लैक्स का हार्ट है। इसलिए जब कॉनरेड ने इस नावल में कॉन्गो की बात की तो बात की गई बेसिकली अफ्रीका की। तो इस नावल में अफ्रीका के लोगों के रहन सहन और उनकी ज़िंदगी के बारे में लिखा गया है। तो इसीलिए ये टाइटल भी हार्ट ऑफ डार्कनेस मीन अफ्रीका पे लिखा गया है। सेकंड मीनिंग अब इसका हम देख लेते हैं। इंसान का जो दिल है वो ब्लैक है। अपने टाइटल के थ्रू इसने थीम ऑफ रिस्ट्रेंट को एक्सपोज किया है। ये बेसिकली वाइट पीपल के अंदर की डार्कनेस है।
हर वो चीज़ जो बुरी है, गंदी है, जुल्म है, बर्बरियत है, उन सब को हार्ट ऑफ डार्कनेस में दिखाया गया है। अब नोवेला का मतलब हम देख लेते हैं, क्योंकि ये ना तो नॉवल है और ना ही शॉर्ट स्टोरी है, ये एक नोवेला है। नोवेला इज़ अ फिक्शनल प्रोज नैरेटिव दैट इज़ लॉन्गर देन अ शॉर्ट स्टोरी एंड शॉर्टर देन अ नॉवल। नोवेला उस पीस ऑफ राइटिंग को कहते हैं जो शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा लंबा होता है और नॉवल से थोड़ा छोटा। नॉवल जनरली contains more than 200 pages while novella is shorter than a novel। अब जो नॉवल है वो तकरीबन 200 पेजेस पर मुश्तमिल होता है, जबकि नोवेला इससे नॉवल से छोटा होता है और शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा लंबा। कैरेक्टर लिस्ट हम देख लेते हैं। कैरेक्टर लिस्ट में द नरेटर, चार्ले मार्लो, मिस्टर कोर्स, द जनरल मैनेजर, द ब्रिक मेकर, द चीफ अकाउंटेंट, द पिलग्रिम्स, कैनिबल्स, द हर्ली क्विन, रशियन ट्रेडर, द डॉक्टर, मार्लोज आंट, कर्ज नेटिव मिस्ट्रेस एंड कर्ज इंटेंडेड। ये सब कैरेक्टर्स इस नोवेला में हम देखेंगे। सो द फर्स्ट कैरेक्टर इज़ मार्लो। मार्लो जो है वो इस नोवेला का प्रोटैगनिस्ट, फिलोसफिकल और इंडिपेंडेंट माइंडेड है और जनरली मास्टर है स्टोरी टेलर का, और जितने भी लोग इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करते हैं उनको ये स्टोरी सुनाता है। 32 ईयर्स ओल्ड एज है, एक सेलर है जो हमेशा समंदर में ही रहा है, और जब नावल स्टार्ट होता है तो मार्लो को बुद्धा के पोस्टर में दिखाया जाता है, जिसका मतलब है कि मार्लो अब जो कहानी सुनाएगा वो बिल्कुल सच होगी, सच के सिवा कुछ भी नहीं होगी। सो द मार्लो इज़ द सिंबल ऑफ ट्रूथ। नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास आता है मिस्टर कर्ज का। मिस्टर कर्ज इज़ द सेंट्रल फिक्शनल कैरेक्टर इन जोसेफ कॉनरेड 1899 नोवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस। जोसेफ कर्ज इंग्लैंड से तालीम हासिल कर चुका है और वो अंग्रेज़ माँ और फ्रांसीसी बाप का बेटा है, और इसे कॉन्गो में वैश्यों के रिवाज के बारे में रिपोर्ट मरतब करने के लिए भेजा गया था। लेकिन वो इनमें जब कॉन्गो में आता है तो वो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा मकबूल हो जाता है और मकामी बाशिंदों का देवता बन जाता है। जोसेफ कॉनरेड के कैरेक्टर के थ्रू हमें यूरोप दिखाया गया है। बेसिकली ये इम्बॉडीमेंट है यूरोप का, क्योंकि ये कैरेक्टर हमें यूरोप की होलोनेस, उसकी ब्रूटैलिटी को एक्सपोज करेगा। इसके अलावा कोर्स यूरोपियन है, वाइट मैन है, पोइट है, रिस्पेक्टेबल है, लेकिन इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सब क्वालिटीज़ के बावजूद जब ये कॉन्गो जाता है तो ये डार्क सोल बन जाता है। तो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स में मिस्टर मार्लो और मिस्टर कर्ज आएंगे। जो मिस्टर कर्ज है ये सोसाइटी से दूर की इसकी पिक्चर दिखाई गई है, सोसाइटी से बाहर की पिक्चर दिखाई गई है, जबकि जो मार्लो है वो सोसाइटी के अंदर की, सोसाइटी में रह के जो लोग होते हैं उनकी पिक्चर दिखाई गई है। नेक्स्ट इज़ कर्ज इंटेंडेड। कर्ज की फियोंसे है, कर्ज से बहुत ज़्यादा प्यार करती होती हैं, और एट द एंड ऑफ द नोवेला हम देखेंगे मार्लो इनसे मिलता है और मार्लो इनसे झूठ बोलता है कि जो कर्ज के आखिरी अल्फाज थे वो आपके नाम थे। फिर आएगी कर्ज अफ्रीकन मिस्ट्रेस। अफ्रीकन मिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा बोल्ड और पावरफुल है, शाय नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जबकि जो इसकी इंटेंडेड है कर्ज की वो बहुत सेंसिटिव गर्ल है। लेकिन जो अफ्रीकन मिस्ट्रेस है वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है और इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं इस नोवेला में दिखाया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्लोज आंट। आंट फेमिनिस्ट को रिफ्लेक्ट करती है, क्योंकि आंट ने ही मार्लो को जॉब लेकर दी थी, उनकी सिफारिश से ही मार्लो को जॉब मिली समंदर पर। इनका फर्मली बिलीफ है इंपीरियलिज्म इज़ द एक्ट ऑफ सिविलाइजेशन, जो कि ब्लैक्स को सिविलाइज्ड करते हैं। इनका बिलीफ है कि वाइट पीपल जो हैं वो इन ब्लैक्स पीपल को सिविलाइज करते हैं, ब्लैक पीपल्स अनएथिकल होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, और वाइट पीपल इनको एजुकेट करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाएंगे द ट्रू नीटिंग वूमेन। ट्रू नीटिंग वूमेन जब कॉन्गो के लिए जा रहा होता है
मार्लो, तब ये दो औरतें उनको दिखाई देती हैं जो कि निटिंग कर ली होती हैं ब्लैक वूल को, और ये रिप्रेजेंट करती हैं, ये दो वुमेन होती हैं, एक फैट होती है और एक थोड़ी वीक होती है। जो वीक होती है वो अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर रही होती है और जो थोड़ी फैट होती है वो इंपीरियलिस्ट यूरोप को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और मार्लो देख के कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए निटिंग कर रही हैं। और हम इसके सिग्निफिकेंस, इसके सिंबलाइजिंग में देखेंगे कि अब जो है वो मार्लो की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बुरा होने जा रहा है। ब्रिक मेकर जो है आयरोनिकली इसका नाम दिया गया है। मार्लो की इससे मुलाकात सेंट्रल स्टेशन में होती है। ये मैनेजर का फेवरेट है और स्पाई भी है। ये सिंबलाइज करता है ब्रूटैलिटी को और नेगेटिव चीज़ों को। इसको मार्लो ने सैटर्न से रिजेंबल किया है। मार्लो इसको पेपियर मेश मेफिस्टोफेलिस भी कहता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लस्टी है आइवरी के लिए। इसके पास सारा मटेरियल मौजूद होता है ब्रिक्स बनाने का, लेकिन ये कोई एक भी ब्रिक नहीं बनाता और बस कहता है कि मेरी किस्मत ऐसे ही खुल जाए बैठे बैठे। नेक्स्ट कैरेक्टर हमारे पास आ जाएगा चीफ अकाउंटेंट का। चीफ अकाउंटेंट एक एफिशिएंट वर्कर है जो कि आउटर स्टेशन पर होता है और ख़ुद को बहुत ज़्यादा टाइडी रखता है। ये भी एक वाइट मैन है। ही हैज़ ट्रेन्ड अ नेटिव वुमेन टू केयर फॉर हिज वार्डरोब। नेक्स्ट आ जाएगा जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर इज़ द एजेंट ऑफ कंपनी इन इट्स अफ्रीकन टेरिटरी, जो कि रन करता है सेंट्रल स्टेशन को। ये भी एक माइनर कैरेक्टर है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर। इन हार्ट ऑफ डार्कनेस जोसेफ कॉनरेड द डॉक्टर इज़ एन ओल्ड मैन हु वर्क्स फॉर द बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनी। डॉक्टर भी बेल्जियन ट्रेडिंग कंपनी के लिए काम कर रहा होता है जब मार्लो को हायर किया जाता है एज अ पायलट इन स्टीम बोर्ड ऑफ द कॉन्गो रिवर। तो ये मार्लो इसको फिज़िकली अपना चेकअप करवाता है। तो ये कहते हैं कि तुम्हारे ख़ानदान में या तुम्हारी फैमिली में कोई पागल तो नहीं है जो तुम अफ्रीका जा रहे हो, कॉन्गो। तो फिर ये उसका स्कल भी चेक करता है, बहुत अजीब सा बिहेवियर शो करता है। कहता है कि मैंने स्कल चेक करना है। जो वहाँ से वापस लौट के आते हैं क्या उनका स्कल वैसे ही रहता है या फिर चेंज होता है। द मैन अब्रॉड नीली। अब जो लोग मार्लो के साथ नीली शिप पे मौजूद होते हैं उनको द मैन अब्रॉड नीली कहते हैं, जिसमें अकाउंटेंट आ जाता है, वर्क्स मिडल और एज लाइव्स के लोग जो होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। उनका एक जो एफिशिएंट वर्क है वो भी दिखाया गया है। द हर्ली क्वीन रशियन ट्रेडर। In Heart of Darkness, the Harlequin is the Russian sailor that has been Kurds' only European companion for several months before the steamboat arrives. Harlequin रशियन डिसिपल है। कुर्ड्स इसका नाम Harlequin रखता है क्योंकि इसके जो ड्रेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कलर्स के इसकी ड्रेसेस पे पैचेस लगे होते हैं और ये जो है कुर्ड्स को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करता है। नेक्स्ट इज़ हेल्समैन। Halesman, a young man from the coast, trained Marlowe predecessors to pilot the steamer. ये एक सर्विसेबल पायलट है। जब मार्लो कोर्ट से मिलने जा रहा होता है तो इनकी स्टीम बोर्ड पे कोई अटैक कर लेता है और जिसकी वजह से हेल्समैन जो है वो मर जाता है और इस तरह इसकी लाश को जो है रिवर बोर्ड में फेंक दिया जाता है। Fleece Lemon is a Danish steamboat captain who was killed while piloting the boat on the Congo River. Fleece Lemon जो कि जंगल में civilized मैन की पावर को शो करता है। ये वाइट मैन है जो कि पहले बहुत ज़्यादा नोबल दिखाया गया, लेकिन जब ये अफ्रीका में आता है, जब ये कॉन्गो पहुंचता है तो ये सिवेज बन जाता है और इसे मार दिया जाता है मीनिंगलेस स्क्वायर के अंदर। और ये मार्लो कहता है द पावर ऑफ जंगल ऑफ ओवर सिविलाइज्ड मैन, कि कैसे एक अनसिविलाइज्ड जगह ने सिविलाइज्ड मैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फ्लीस लेमन के डेथ के बाद ही मार्लो को उस जॉब के लिए हायर किया जाता है। इसकी जगह पर रिप्लेसमेंट के लिए आया होता है मार्लो। कैनिबल्स हमारे पास नेक्स्ट कैरेक्टर आ जाते हैं। कैनिबल्स नेटिव्स ने इनको हायर किया होता है एज द क्रू ऑफ द स्टीमर। मार्लो इनके रिस्ट्रेन की रिस्पेक्ट करता है, इनके वर्क ऑफ एडवर्सिटी की रिस्पेक्ट करता है और ये नेम भी डेरोगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है ब्लैक्स के लिए।
समरी ऑफ द नॉवल लिखी हुई है, ये आप एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ये जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल साबित होगी। सो आप इनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा। मैं 1 बाय 1 इन सारे स्टेप्स को आपके सामने डिस्क्राइब कर दूँगी, उनको एक एक करके चीज़ों को डिस्कस करूँगी। सो नेक्स्ट हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी समरी को, इस नॉवेला की समरी को। नॉवेला इस तरह से इसकी ओपनिंग होती है। 5 मैन इस पे मौजूद होते हैं शिप में, जिसमें द डायरेक्टर ऑफ द कंपनीज, द लॉयर, द अकाउंटेंट, द नरेटर, ऑल फ्रेंडशिप फ्रॉम देयर सफरिंग्स डेज सेटल डाउन टू अवेट द चेंजिंग ऑफ द टाइड। ये सारे लोग मौजूद होते हैं। इनका प्रोफेशनल नॉन होता है, जबकि मार्लो का प्रोफेशन अननोन होता है, वो नॉन नहीं होता, उसे हम नहीं जानते होते। अब जो इस नॉवेला की स्टार्टिंग होती है वो एक अननोन नरेटर से स्टार्ट होती है। लेटर ऑन ये जो स्टोरी है वो मूव ऑन कर जाती है मार्लो की तरफ। मार्लो इसका नेक्स्ट माउथ ऑफ पीस बनता है। अब जो अननोन नरेटर है वो हमें बताता है मार्लो के बारे में। वो कहता है कि मार्लो हैड संकन चीक्स, अ येलो कम्प्लेक्शन रिजेंबल्ड एन आइडल। इसकी नरेशन के बाद जो बाकी नरेशंस होगी वो मार्लो की तरफ शिफ्ट हो जाती है। अब जो मार्लो है वो हमें दिखाया गया है वो बुद्धा की शेप में मौजूद है नीली में, और बुद्धा की शेप को रिप्रेजेंट, जो पोस्चर है उसकी रिप्रेजेंटेशन ये कर रही है कि ये मार्लो अब जो हमें स्टोरी सुनाएगा वो सच सुनाएगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं होगा, मतलब उसमें कोई झूठ की मिलावट नहीं होगी। इस तरह बुद्धा के पोस्टर में बैठा होता है और अपने लोगों के साथ, जो नीली पे बैठे हुए लोग होते हैं, उनके साथ ये एक स्टोरी डिस्कस करता है। कहते हैं कि मैनी टाइम्स अगो कि रोमन्स ने इंग्लैंड पे हमला किया था, उन्होंने उस पर वाइट मैंस पे इन्होंने हुकूमत की थी। वो सारे जो हैं वो नीली पे शिप पे जो लोग होते हैं वो वाइट पीपल्स होते हैं, तो उनको ये स्टोरी कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही होती। तो वो कहते हैं कि आप अपनी स्टोरी का जो थीम है ना वो उसको चेंज करें। तो मार्लो फर्स्ट पहले कोई और नरेशन कर रहा होता है, किसी और चीज़ को सुना रहा होता है स्टोरी को, लेकिन फिर वो अपनी स्टोरी को चेंज करता है और कहता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था तो मुझे मैप का बहुत ज़्यादा शौक़ था, और मैंने एक मैप देखा जो कि स्नेक लाइक अनकॉइल्ड था। तो तब मैंने फ़ैसला किया कि मैं इसको बहुत ज़्यादा देखूँगा। अब वर्ड्सवर्थ कहता है कि जो इंसान है वो स्टार्टिंग से ही एवल चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होता है, बुरी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, लेकिन इंसान छोटा होता है, ब्लैंक स्लेट होती है, तो तब भी उसमें इंसान में बुरी चीज़ों की ख्वाहिश होती है, उनको बुरी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। तो यहाँ पे भी यही दिखाया गया है कि मार्लो जो है जब इस स्नेक लाइक मैप को देखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, जो कि ये रिजेंबल करता है कि वाकई में इंसान में जो बुराई है वो स्टार्टिंग से ही मौजूद होती है। अब मार्लो जो है वो कहानी बताता है कि मैं चार्ली मार्लो अपना पूरा नेम बताता है और कहता है कि मुझे जॉब जो है रिवर बोर्ड पे कैप्टनशिप की वो मुझे मेरी आंट ने लेके दी, और मेरी आंट की वजह से मैंने ये जॉब हासिल की, और इस तरह करके मैं कॉन्गो रिवर में एज अ पायलट मैं उसकी जगह पे आया हूँ, फ्री स्लेवन की जगह पे। फ्री स्लेवन जो कि मैंने पहले ही बताया था कि वो जब आता है यहाँ पे, कॉन्गो रिवर बहुत नोबल पर्सन होता है, कॉन्गो में आता है तो वो कत्ल कर दिया जाता है। अब उसको अपॉइंट कर दिया जाता है, वो जाता है कंपनी ऑफिस। वो बहुत ज़्यादा वाइट होता है और ग्रेव यार्ड की तरह दिखाई दे रहा है, मीन के कब्रिस्तान की जगह की तरह दिखाई दे रहा होता है। अब वो उस तरह अपॉइंटमेंट के बाद उस ऑफ़िस जाता है। उस ऑफ़िस के करीब जब वो जाता है तो वहाँ पे 2 औरतें उसको नीटिंग करते हुए दिखाई देती हैं। एक फैट होती है और एक जो है वो थोड़ी वीक होती है, जो कि मैंने पहले ही बताया था कि ये सिम्बलाइज़ कर रही होती हैं अंधेरे को, कि अब कुछ जो है वो बुरा होने वाला है। तो मार्लो कहता है वो इस तरह बुन रही होती हैं, मुझे लग रहा होता है कि वो मेरे लिए अंधेरा बुन रही होती हैं। और उसके बाद मार्लो फ़िज़िकल चेकअप के लिए जाता है डॉक्टर के पास। डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो मार्लो उसको बताता है कि मैंने अफ्रीका कॉन्गो रिवर जाना है। तो वो कहता है कि तुम्हारे फैमिली में कोई मैड तो नहीं है। तो फिर उसकी स्कल को भी देखता है। इस तरह बहुत सारी अजीब से इवेंट्स करता है और मार्लो वहाँ से चला जाता है फ़िज़िकल टेस्ट पास करने के बाद। अब मार्लो अपनी आंट से रुखसती रहता है। उसकी आंट कहती है कि मुझे टाइम टू टाइम लेटर्स भी लिखते रहना। और इस तरह मार्लो सेंट्रल स्टेशन में आता है एज अ जनरल मैनेजर।
और जो कैरेक्टर है वहाँ पे मौजूद होते हैं। और इस तरह जो थोड़ा ही टाइम बाद इनकी जो स्टीम बोट रिवर है वो ख़राब हो जाती है और उसके मैनेजर उसको कहता है कि यहाँ पे इसको ठीक होने में 1 हफ़्ता लग जाएगा, लेकिन वो इसको ठीक होते होते 2-3 महीने लग जाते हैं। इस तरह मार्लो वहाँ पे सेंट्रल स्टेशन पे थोड़े दिन क़याम करता है। वहाँ पे सेंट्रल स्टेशन में वो देखता है एक रेलवे ट्रैक जो कि बिल्कुल एक इंतहाई इस तरह टूटी-फूटी हुई मौजूद होती है। और इम्पीरियलिज़्म का जो कॉन्सेप्ट है वो इसमें दिखाया गया है, कॉलोनियलिज़्म और इम्पीरियलिज़्म का। कॉलोनियलिज़्म और इम्पीरियलिज़्म पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। कॉलोनियलिज़्म में ये दिखाया गया है एक ऐसा एक्ट है जिसमें जो दूसरे कंट्रीज़ के लोग हैं वो सेंट्रल कंट्रोल करती हैं और इकोनॉमिकली फॉर इकोनॉमिक गेन अपने मकसद को पूरा करने के लिए, सिविलाइज़ करने के लिए, लोगों को मोरलाइज़ करने के लिए बताते हैं कि हम मोरलाइज़ करने आए हैं। मार्लो वहाँ सेंट्रल स्टेशन में रेलवे ट्रैक्स देखता है जो कि टूटी-फूटी होती है, डिकिंग मशीनरी भी देखता है जो कि यूज़लेस होती है, पड़ी हुई होती है, कोई भी इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। और वहाँ पे ही अफ्रीकन पीपल्स को देखते हैं जो कि ज़ंजीरों में बंधे हुए होते हैं, उन पर जुल्म और ज़्यादती का एक जो आलम है वो बर्पा किया गया होता है और उनको खाने तक का भी जो है वो नहीं पता होता। जब मार्लो वहाँ पे उनको देखता है, उनकी हालत को देखता है, वहाँ पे एक बच्चे को वो बिस्किट देता है, लेकिन उसको इतना नहीं पता होता कि किस तरह खाना है और इन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि इन्होंने ये काम नहीं किया, नाफरमानी की है। तो इस तरह करके उनको सज़ाएँ दी जाती थी। उन पे ये लोग इम्पीरियलिस्ट जो हैं वो इन पे अपना रौब झाड़ते थे, उन पर दबदबा लगाते थे ताकि जो है इनको कमतर समझा जाए और ख़ुद को सुपीरियर साबित करने में ये लगे रहते थे। फिर हम देखते हैं कि किस तरह इन अफ्रीकन्स पर जुल्म किया जाता है, इन पर जो बाहर से अफ्रीका बहुत ज़्यादा पुरसुकून दिखाई देता है, लेकिन अंदर उस पर उन लोगों पर इतना ही ज़्यादा जुल्म, बर्बरियत का आलम देखने में मिलता है। इस सब के बावजूद मार्लो फिर जाता है, मिलता है चीफ़ अकाउंटेंट से सेकंड स्टेशन पे। मार्लो जो है वो 200 माइल्स जर्नी के लिए वर्क स्टेशन के लिए कोर्ट से मिलने के लिए अपने इस जर्नी को स्टार्ट करता है और वहाँ से सेंट्रल स्टेशन को छोड़ता है। अब वो सेकंड स्टेशन पर आता है, वहाँ पे मैनेजर से मिलता है और आइवरी ट्रेडिंग का पहला लफ्ज़ वहाँ पे सुनता है जहाँ पे आइवरी के गीत जो हैं वो गाए जाते हैं। वहाँ पे लोग इस तरह तस्बीह कर रहे होते हैं, आइवरी की मतलब तस्बीह कर रहे होते हैं। आइवरी हर तरफ आइवरी का ही, आइवरी अब बोलते हैं हाथी दांत को। अब जो इम्पीरियलिस्ट हैं वो वहाँ पे ये कहकर आए थे कि हम इनको मॉडलाइज़ करने आए हैं, इनको अनएजुकेटेड पीपल्स को एजुकेट करने आए हैं, इनको आइडियलाइज बनाने आए हैं। लेकिन जब वो यहाँ पे एक अफ्रीका कॉन्गो रिवर में पहुँचते हैं तो वहाँ पे उनकी जो आइवरी की एक मार्केटिंग है, वहाँ पे आइवरी हाथी दांत को वो अपने मुल्क ले जाते हैं और उससे पैसे कमाते हैं और इस तरह उनको सिविलाइज करने के बजाय उन पर जुल्म और ज़्यादती के अंबार जो हैं वो लगा देते हैं। ये देखा गया है, द वर्ड आइवरी रैंग इन द एयर वाज विस्पर्ड वाज साइड। इस तरह हवा में सिर्फ़ और सिर्फ आइवरी गूंज रही होती है। यहाँ पे जो ब्रिक मेकर दिखाया गया है सेकंड स्टेशन पे, वो भी जो है आइवरी का ही नाम लेता है और कहता है कि मुझे किस तरह भी करके कुर्ज़ की जो जगह है वो मिल जाए और मैं जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकूँ। तो यहाँ पे सिर्फ लस्ट, लालच और इन ही चीज़ों को दिखाया गया है। अब जो कर्ज का जो घर है जो उसने बनाया हुआ है, अब जो कर्ज है वो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा जंगलों में रहता है। पहले सेंट्रल स्टेशन, आउटर स्टेशन और इनर स्टेशन में वो जाकर रह रहा होता है। इस तरह कॉन्गो बहुत ज़्यादा पुरसुकून माहौल दिखाई दे रहा होता है, लेकिन कहते हैं कि उसके अंदर एक जुल्म की इंतहा होती है। अब इन सब को छोड़कर मार्लो जाता है इनर स्टेशन पे वो सुनता है कन्वर्सेशन बिटवीन मैनेजर एंड हिज अंकल। वो विस्परिंग कर रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि जो कर्ज है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है और कर्ज जो है अब वो मरने के करीब है। तो हम इस तरह करेंगे कि बहुत ज़्यादा जल्दी उसको मार देते हैं ताकि हम उसकी जगह ले सकें और जल्दी से जल्दी आइवरी की ट्रेडिंग स्टार्ट कर दें। अब जो कर्ज है वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है, वो कहता है कि मैंने कर्ज से मिलकर ही रहना है। वो कर्ज से मिलने के लिए इनर स्टेशन जाता है, लेकिन कर्ज वहाँ पे ही उसकी डेथ हो जाती है और उसके आखिरी अल्फाज द हॉरर होते हैं।
जब वो आईना स्टेशन पे जा रहे होते हैं वहाँ उन पर अटैक किया जाता है। उसका फ्रेंड बताता है कर्ज ने ये सब कुछ इसीलिए किया ताकि वो वहाँ ना जा सके, वापस ना जा सके। अब जो है यूरोप की इस तरह की हालत देखकर वापस आ जाता है मार्लो और कहता है कि किस तरह कर्ज जो कि एक पेंटर होता है, एक इंतहाई अच्छा इंसान होता है, जब वो कॉन्गो पहुंचता है तो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। और उसी चेंज की बिना पे जो है वो कहते हैं वो सिर्फ और लालच का ही एक पाबंद हो जाता है, उन लोग का देवता बन जाता है और उन पर जुल्म और ज़्यादती करता है। लेकिन लोग उसको देवता मानते होते हैं और मार्लो इस तरह उनकी कोई भी एज जो है वो ज़्यादा इम्पोज नहीं करता उसका। नेक्स्ट मार्लो उन कर्ज से मिलने के बाद वापस ब्रसल्स यूरोप आ जाता है। मार्लो उसके जो है मिस्ट्रेस से मिलता है, बहुत से लोग उनसे मिलने आते हैं। मार्लो उसको एक लेटर देता है, बहुत ज़्यादा इन्वेलप्स उसमें मौजूद होते हैं और वो कहता है कि ये संभाल के रखना। मार्लो जो कर्ज है वो मार्लो को देता है। मार्लो से बहुत ज़्यादा लोग पूछने आते हैं कि कर्ज ने तुम्हें कोई जो लेटर्स हैं या कुछ पेजेस आपको दिए हैं, डॉक्यूमेंट्स, तो मार्लो उनको रिफ्यूज़ कर देता है और वापस वो सारे चले जाते हैं। फिर मार्लो 1 साल के बाद उसकी जो मिस्ट्रेस है उनसे मिलता है। वो मिस्ट्रेस अभी तक उसी हाल मकाम में मौजूद होती है। तो मार्लो उनसे झूठ बोलता है, कहता है कि आप जो कर्ज के आखिरी हिफाज है वो आपका नाम था। तो इस तरह करके स्टोरी का एंड होता है। इसी में हम देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आइवरी की ट्रेडिंग के लिए जो इम्पीरियलिस्ट है वो आते हैं, अफ्रीका के लोगों को एजुकेट करने आते हैं, लेकिन वो उनको एजुकेट नहीं करते, ना सिविलाइज करते हैं, बल्कि उन पर जुल्म करते हैं और इस तरह करके अपनी जो इम्पोज है, जो अपना रिलीजियस, अपनी लैंग्वेज उन पे इम्पोज करते हैं और उनको इन्फीरियर समझाते हैं। उनको कहते हैं कि आप लोग इन्फीरियर और हम लोग सुपीरियर हैं। मार्लो अपनी आंट से भी झूठ बोलता है, वो चाहता तो अपनी आंट को एक्सपोज कर सकता। उन्हें बताता कि इम्पीरियलिस्ट एक्ट ऑफ सिविलाइजेशन नहीं है बल्कि एक्ट ऑफ लूटरिंग है, जो कि लूट मार करते रहे हैं वहाँ से। सेकंड पे वो इसकी जो है फियांसे उससे झूठ बोलता है। वो कहता है कि आपके आखिरी अल्फाज है ताकि वो उस बेचारी का दिल भी ना टूटे। तो ये सब है, मार्लो इन सब को रिवील नहीं करता, बस जो कहता है वो जिस तरह का सब कुछ चल रहा है बस वो ऐसे ही चलता रहे। इट इज़ ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड इफ यू लाइक इट डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।